मुश्तइल ना हो। बर्टेंडर सेल एक इंतहाई आज़ाद ख्याल आदमी था। वो अक्सर ऐसी गैर रिवायती बातें करता था जिससे कदामत पसंद तबका बिगड़ जाता। अपने एक लेक्चर के दौरान पेश आने वाले वाक़या वो इस तरह नकल करता है: A man rose in fury, remarking that I looked like a monkey, to which I replied, Then you will have the pleasure of hearing the voice of your ancestors. एक आदमी तैश में आकर खड़ा हो गया। इसने कहा कि मैं एक बंदा दिखाई देता हूँ। मैंने इसको जवाब दिया, फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि आप अपने पुरखों की आवाज़ सुन रहे हैं। ऑटोबायोग्राफी सफ़ा 565। बर्टेंडर सल का ये जवाब नज़रिया इर्तिका के पस मंज़र में है। इस नज़रिया के मुताबिक इंसान बंदर की नस्ल से है, ताहम यहाँ हमको इस नज़रिए की सेहत से बहस नहीं, ये वाक़या हमने इसलिए नकल किया है कि ये गैर मुश्तइल अंदाज में जवाब देने की एक अच्छी मिसाल है। जब कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ कोई सख्त जुमला कहे या आप पर तेज़ तनकीद करे तो उस वक्त एक सूरत यह है कि आप इसको सुनकर बिगड़ जाएं और इसकी सख्त बात का सख्त और शदीद अंदाज में जवाब दें। ये जवाब देने का गैर संजीदा तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप इश्तिआल अंगेज़ बात सुनकर मुश्तिल ना हो। कोई शख्स ख्वाह कितनी ही सख्त कलामी करे, आप अपने तवाज़ुन को बाकी रखें। आपका जवाब रद्द अमल का जवाब ना हो, बल्कि मुस्बत तौर पर सोचा समझा हुआ जवाब हो। जवाब का पहला अंदाज सिर्फ इश्तिआल में इजाफा करता है, जबकि दूसरा अंदाज इश्तिआल को ठंडा करने वाला है। ये ऐसा ही है जैसे आग पर पानी डाल दिया जाए। मज़ीद ये कि दूसरा तरीका जवाब कायल की खामोश करने की बेहतरीन तदबीर है। मज़कूरा वाक़या में बर्टेंडर सेल का जवाब जितना मौसर साबित हुआ, वो उस वक्त कभी इतना मौसर न होता जबकि बर्टेंडर सेल ने रद्द अमल वाला जवाब दिया होता। महफूज सफ़र। जुलाई 1969 में अमेरिका ने इंसान बरदार रॉकेट चांद की तरफ भेजा था। इस रॉकेट की खबरों में बताया गया था कि जब उसकी पहली मंजिल का इंजन दागा गया तो एक बेहद हौलनाक आवाज़ पैदा हुई। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि इसने 100 मील के रकबे को हिला दिया, मगर जो खलाबाज इस रॉकेट में सफ़र कर रहे थे, इनको सिर्फ 10 सेकंड बाद ये आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। वो कान के पर्दे फाड़ देने वाली इस आवाज़ से महफूज होकर अपने सफ़र पर रवां हो गए। ऐसा क्यों कर हुआ? इसकी वजह इंसान बरदार रॉकेट की तेज़ रफ्तारी थी। आवाज़ मामूलन हवा के ज़रिए फैलती है, इसलिए इसकी रफ्तार 700 मील फी घंटा होती है, जबकि रॉकेट की रफ्तार 25,000 मील फी घंटा से भी ज़्यादा थी। रफ्तार के इस फ़र्क की वजह से ऐसा हुआ कि सिर्फ 10 सेकंड बाद रॉकेट इस खौफनाक आवाज़ की ज़िद से बाहर जा चुका था। आवाज़ 700 मील फी घंटे की रफ्तार से चल रही थी और रॉकेट 25,000 फी मील घंटा की रफ्तार से भाग रहा था। इस फ़र्क का ये नतीजा हुआ कि इब्तदाई लम्हात के बाद रॉकेट के फटने की आवाज़ खलाबाजों के कंट्रोल रूम तक पहुंचना बंद हो गई। खलाबाज भयानक आवाज़ पैदा करने वाली सवारी में सफ़र कर रहे थे, मगर इसके बावजूद इसकी भयानक आवाज़ से इनके कान महफूज थे। इस तरह हर शख्स और हर कौम की ज़िंदगी में ये वाक़या पेश आता है कि नाखुशगवार हालत इसका पीछा करते हैं। अब अगर वो अपनी जद्दोजहद की रफ्तार इतनी तेज़ कर ले कि नाखुशगवार हालात के मुकाबले में इसकी रफ्तार बढ़ जाए, तो वो इनकी जद से निकल जाएगा। वो इनसे इस तरह महफूज हो जाएगा जिस तरह खलाबाज अपने रॉकेट के फटने की तूफ़ानी आवाज़ से महफूज हो गए। ज़िंदगी का मामला भी यही है। एक शख्स या कौम के लिए मुमकिन है कि यहाँ पे वो ऐसा सफ़र कर सकें जिसमें वो दूसरों की जद से महफूज हों। अगर दूसरे जल्दबाजी की रफ्तार से चल रहे हों और आप सब्र की रफ्तार से चलने लगे, दूसरे मनफी कार्रवाइयों की बुनियाद पर उठे हों और आप मुस्बत अमल का तरीका अख्तियार करें, दूसरे मादी ताकत के सहारे बढ़ें और आप अखलाकी ताकत के ज़ोर पर खड़े हों, दूसरे ज़ाहिरी इंसान से टकरा रहे हों और आप अंदरूनी इंसान को अपना निशाना बनाएं, तो यकीनी है कि आप लोगों की जद से इसी तरह बाहर होंगे जिस तरह रॉकेट सवार अपने रॉकेट की भयानक आवाज़ से। उल्टी छलांग। एक वाक़या अंग्रेज़ अखबार में इन अल्फाज में आया है: इन अ डेयरिंग एस्केप फ्रॉम द सिडनी ऑस्ट्रेलिया जेल, अ प्रिजनर क्लाइम्ड underneath the hood of a truck at the truck's next stop. He clambered out and found himself in the yard of another prison 6.5 kilometers from the first UPI. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जेल के
ایک قیدی نے جیل سے بھاگنے کے لیے ایک جرات مندانہ اقدام کیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ایک ٹرک کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ ٹرک روانہ ہو کر اگلے مقام پر رکا۔ وہ بمشکل ٹرک سے باہر آیا۔ اس نے پایا کہ وہ دوبارہ ایک جیل میں ہے۔ یہ دوسرا جیل اس کی پہلی جیل سے تقریباً 6 کلومیٹر دور تھا۔ جیل کا مذکورہ قیدی جیل کی زندگی سے گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے دماغ پر صرف ایک چیز سوار تھی، یہ کہ وہ کسی نہ کسی طرح جیل کی بند دنیا سے باہر پہنچ جائے۔ اس ذہنی کیفیت کے ساتھ جب اس کو ایک ٹرک نظر آیا تو اس نے یقین کر لیا کہ وہ ضرور جیل کے باہر کہیں جا رہا ہے، مگر وہ ٹرک ایک جیل سے دوسری جیل میں جا رہا تھا۔ آدمی اس ٹرک میں سوار ہو کر اپنی جیل سے نکلا، مگر اس کے بعد صرف یہ ہوا کہ وہ ایک اور جیل میں پہنچ گیا۔ یہ ایک دلچسپ مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اقتدام صرف الٹی چھلانگ کے ہم مانی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی ناکام ہو کر دوبارہ اپنے سابق مقام پر واپس آ جائے۔ زندگی کا سفر دو چیزوں کے ملنے سے طے ہوتا ہے، ایک مسافر اور دوسرا ٹرک۔ کسی مسافر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ محض ذاتی چھلانگ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے۔ اس کو لازماً اپنے سے باہر ایک سواری درکار ہوتی ہے۔ اگر آدمی محض اپنے ذاتی جوش کے تحت کود کر ایک سواری میں داخل ہو جائے اور یہ تحقیق نہ کرے کہ وہ سواری کہاں جا رہی ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کا انجام وہی ہو جو مذکورہ مثال میں آسٹریلیا کے قیدی کا ہوا، یعنی وہ ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانہ میں پہنچ جائے۔ سب سے زیادہ خطرناک، شیر کے ڈراؤنے چہرے کو دیکھ کر مشکل سے کوئی آدمی یقین کرے گا کہ اس پھاڑ کھانے والے درندہ سے بھی زیادہ خطرناک دشمن کوئی انسان کے لیے ہو سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے زیادہ خطرناک دشمن شیر یا بھیڑیا نہیں، اس کے سب سے خطرناک دشمن وہ بیکٹیریا ہیں جو اتنے چھوٹے ہیں کہ خالی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ یہ بیکٹیریا اتنی تیزی سے اپنی نسل بڑھاتے ہیں کہ موافق حالات میں صرف 10 گھنٹوں کے اندر ایک کیڑا اپنی نسل کے 10,000 جاندار پیدا کر لیتا ہے۔ شیر یا بھیڑیا یا کہیں کسی ایک آدمی کا پھاڑتے ہوں گے، مگر بیکٹیریا کی زد میں ہر آدمی ہر وقت ہوتا ہے۔ بیکٹیریا کی ہزاروں قسمیں ہیں، ہماری خوش قسمتی سے ان کی 99% تعداد یا تو بے ضر ہے یا ہمارے لیے مفید ہے، مگر 1% تعداد جو مضر ہے وہ بھی اتنی خطرناک ہے ان کی آن میں آدمی کی جان لے سکتی ہے۔ میڈیا سائنس کے مطابق تمام مہلک بیماریاں انہیں بیکٹیریا کی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ بیکٹیریا انتہائی چھوٹے ہونے کی وجہ سے ایسے راستوں سے انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جن کا روکنا عام طور پر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ لوگ عام طور پر بڑے بڑے حادثات کو جانتے ہیں اور ان کو اپنی تباہی کا سبب سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دشمن ہم کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جتنا کہ بڑے بڑے دشمن۔ اور ہماری سب سے زیادہ خطرناک دشمن خود ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں جو ہم کو محسوس نہیں ہوتی، مگر وہ ہماری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ مثلاً ہر شخص کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے روزانہ اوقات کا ایک حصہ بغیر استعمال کیے ہوئے گزار دیتا ہے۔ ہر شخص روزانہ غیر ضروری مدوں میں کچھ نہ کچھ رقم خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ وقت اور یہ سرمایہ ایک دن کے لحاظ سے تو بہت تھوڑا نظر آتا ہے، چند گھنٹے یہ چند روپے، لیکن اگر پورے سال اور آدمی کی پوری عمر کو ملا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ہر شخص اپنی تقریباً نصف عمر اور اپنی نصف کمائی کو بے نتیجہ چیزوں میں برباد کر رہا ہے۔ اس بربادی کو اگر پوری قوم پر پھیلائے تو یہ نقصان اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ اس کا شمار بھی ناممکن ہے۔ بے معنی اچھل کود۔ یوپی کی ایک مسلم خاتون بیوہ ہو گئی۔ ان کی 3 چھوٹی لڑکیاں تھیں، ایک لڑکا تھا جو باپ کے انتقال کے وقت 9ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ خاتون نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لڑکے کو انجینئر بنائے گی۔ اس نے شوہر کا پرائیویڈنٹ فنڈ خرچ کر کے اور خود 12 گھنٹے روزانہ سلائی کا کام کر کے اپنے لڑکے کو پڑھانا شروع کیا۔ گھر کے حالات نے لڑکے کے اندر محنت کا جذبہ پیدا کیا۔ ہائی اسکول میں اس کو 71% نمبر ملے۔ انٹرمیڈیٹ میں لڑکے نے 76% نمبر حاصل کیے۔ اس کے بعد خاتون نے ہمت کر کے اپنے لڑکے کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں تعلیم میں داخل کرا دیا۔
यहाँ भी लड़का इंतहाई मेहनत के साथ बढ़ता रहा। इंजीनियरिंग के पहले साल से लेकर चौथे साल तक इसने इस तरह पास किया कि हर साल को 80% से ज्यादा नंबर मिलते रहे। लड़के को आला तालीम दिलाने के लिए खातून का ये मंसूबा बहुत महंगा था। इस मुद्दत में घर का सासा खत्म हो गया, मकान गिरवी रखना पड़ा, रात दिन सिलाई का काम करते करते खातून की आंखें खराब हो गईं। 1981 इस लड़के का फाइनल ईयर था। अगर वक्त पर इम्तिहान हो जाता तो लड़का इंजीनियर बन जाता। इसकी माँ ने उसी दिन की उम्मीद में 10 निहायत मुशक्कत साल गुजार दिए थे। वो इस उम्मीद में जी रही थी कि मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, फिर वो कमा कर घर का खर्च चलाएगा, कर्जे अदा करेगा, बहनों की शादी करवाएगा, इसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर इस साल यूनिवर्सिटी के लीडर लड़कों ने यूनिवर्सिटी में ऐसे हंगामी हालात शुरू किए कि इम्तिहान ना हो सके। खातून की दुनिया बनते बनते अपने आखिरी मकाम पर पहुंचकर उजड़ गई। हस्ब रिवायत अहमद रशीद शिरवानी, मतबूआ अल जमीता, 23 जून 1981। इस मिसाल से अंदाजा होता है कि इज्तिमाई जिंदगी के मसाइल कितने नाजुक होते हैं। यहाँ बेशुमार मसाइल एक दूसरे से इस तरह वाबस्ता होते हैं कि एक को छेड़ने में दूसरा मुतासिर होता है। इसलिए इज्तिमाई मामलात में पढ़ना सिर्फ उन लोगों के लिए जायज़ है जो मामलात को दूर अंदेशी की निगाह से देखने की सलाहियत रखते हैं, जो दूसरे के सीने का दर्द अपने सीने में महसूस करें। जिन लोगों के अंदर ये दोनों सिफात ना हो, वो अगर इज्तिमाई इस्लाह के मैदान में कूदते हैं तो वो सिर्फ जुर्म करते हैं। ऐसे लोगों के लिए वाहिद सही रवैया ये है कि वो खामोश रहें, ना ये कि अहमकाना इकदाम करके मसाइल में और इजाफा करने का सबब बन जाए। खुद जानना पड़ता है। टेलर मास्टर को जब आप कोट सीने के लिए देते हैं तो वो आपके जिस्म का नाप लेता है। नाप लेने का मकसद आपके जिस्म की बनावट का अंदाज़ा करना है ताकि कोट आपके जिस्म पर बिल्कुल फिट आ जाए और इसमें कहीं शिकन या झोल ना हो। मगर टेलर मास्टर जिस्म के जिन चंद हिस्सों का नाप लेता है, इतना ही इल्म एक कामयाब कोट तैयार करने के लिए काफ़ी नहीं। एक सही कोट तैयार करने के लिए टेलर मास्टर को बहुत सी और बातें बतौर खुद जाननी पड़ती हैं। इसकी वजह यह है कि जिस्म के नशीब व फराज से कहीं ज़्यादा है कि इसके हर हिस्से का मुकम्मल नाप लिया जा सके। एक टेलर मास्टर जिस्म के जिन हिस्सों का नाप लेता है, अगर इसकी वाकफियत बस इतनी ही हो तो वो कभी एक म्यारी कोट तैयार करने में कामयाब नहीं हो सकता। यही बात ज़िंदगी के दूसरे मामलात के लिए भी सही है। एक घर चलाने का मामला हो या दीनी मिशन चलाने का, मिल्लत की तामीर का मुहिम हो या सलाम की इशाअत की, हर एक उसी वक्त कामयाब हो सकती है जबकि उसको ऐसे अफराद हाथ आ जाएं जो बताए बगैर बातों को जाने, जो तफसीलात जाने बगैर हर मौके पर इत्मीनान बख्श जवाब पा लें, जो लोग सिर्फ फहरिस्त में दर्ज शुदा बातों को जाने और जहां फहरिस्त ख़त्म हो वहीं अपने काम को भी ख़त्म समझ लें। ऐसे लोग कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। इसी तरह जब कोई मिशन चलाया जाता है तो बार बार ऐसी बातें पेश आती हैं जिनके बारे में पहले से अंदाज़ा ना था या इनके बारे में पेशगी तौर पर लोगों को खबरदार नहीं किया जा सकता था। ऐसे मौके पर ज़रूरत होती है कि लोग बताए बगैर बातों को जान लिया करें, और अगर इनका शऊर इतना तरक्की याफ्ता नहीं है तो जिम्मेदारों पर एतमाद करते हुए इसको कबूल कर लें और अपने आप को इसके मुताबिक बना लें। जिस मिशन के अफराद में ये सलाहियत ना हो और वो बार बार खुद साख्ता शिकायत लेकर बैठ जाएंगे, मामलात की हकीकत जाने बगैर वो बतौर खुद एक राय कायम करेंगे और फिर रूठ कर अलग हो जाएंगे। किसी मिशन को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए बहुत गहरा शऊर और बहुत बड़ा दिल दरकार होता है। जिन लोगों के अंदर ये सलाहियत ना हो वो सिर्फ तारीख के कूड़ा खाना में जगह पाएंगे, ख्वाह दीवारी पोस्टरों में वो अपने आप को तारीख साज क्यों ना लिख रहे हों।